हाँ, तो हाइट एंड डिस्टेंस में देखो कुछ टर्म्स आएंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड वही आप थ्योरी याद रखोगे यहाँ पर कि अगर कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन या ग्राउंड। अगर ग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट विल बी अ प्लेन, फाइन प्लेन सरफेस, नॉट सम रफ सरफेस। ये नहीं बोलोगे कि पृथ्वी है या फिर अर्थ है तो वो तो ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं दी हो आपको प्लेन ही फिगर्स बनानी है। जो भी फ्लोर है वो प्लेन होगा, अगर वर्टिकल ऑब्जेक्ट है तो एक लाइन होगा। अगर कोई पर्सन की बात हो रही है और उसकी हाइट नहीं दी हुई है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट, नॉट पूरा पर्सन नहीं बनाओगे उसमें आप, ना उसे लाइन कंसीडर करोगे, दैट विल बी अ पॉइंट ओनली। अगर उसकी हाइट दी हुई है तो आप उसको साइड की लाइन बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो मेन कंसर्न इस चैप्टर का मेन फोकस फिगर पर होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन की फिगर सही ड्रॉ कर ली तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। अगर फिगर नहीं ड्रॉ कर पाए तो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज सारा खेल इसमें फिगर का ही है। तो ध्यान से स्टेटमेंट्स को समझना कि किसका डिस्टेंस किससे कितना है, कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल नहीं बन रहा है, ये सब चीजें। और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, मेन चीज जो है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझाने के लिए छोटी सी वीडियो मैंने कहीं से कॉपी करी है, नॉट माइंड, स्टिल आप देख सकते हो। सपोज करो दिस इज अ पोल और ये प्लेन पर है, ठीक है, प्लेन सरफेस पर है और आप आते हो और इसको देखते हो। तो सबसे पहले तो लाइन ऑफ साइट ये, जब आप चलते हो या नॉर्मली देखते हो तो आपकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। जो आपकी लाइन ऑफ साइट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना। आप सामने देखकर चलते हो। किसी की आदत हो कोई डिफरेंटली कि नीचे देख के चलने की, ऊपर देख के चलने की, वो स्पेशल केसेस को हम नहीं यहाँ कंसीडर कर रहे। जो नॉर्मली पीपल चलते हैं वो स्ट्रेट देखकर चलते हैं। तो आपकी लाइन ऑफ साइट जो होती है वो हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होती है, ठीक है। जो भी ग्राउंड होगा आपका, जिस भी प्लेन पर आप वॉक कर रहे हो उसके हमेशा पैरेलल होती है। ये चीज अंडरस्टूड है, इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक फिजिक्स में आपको शायद पढ़ाई हो, नहीं पढ़ाई है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो लाइन होगी हमेशा ये उस प्लेन के पैरेलल होगी जिस प्लेन पर आप चल रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जस्ट लाइन ऑफ साइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट ही देखते रहोगे। जब आप चल रहे हो, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, आप इधर उधर मुंह भी घुमाओगे तो ऑब्वियसली आपका फेस या आपकी आईज ऊपर और नीचे भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, ये तो लाइन ऑफ साइट है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट क्योंकि चेंज भी हो जाती है तो दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमेशा पैरेलल होगी किसके, फ्लोर के। नाउ अगर आप टॉप पर देखोगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइन ऑफ साइट ऊपर की साइड जाएगी। तो लाइन ऑफ साइट जब ऊपर की साइड गई तो क्या होगा, सॉरी अगेन एंड अगेन, यस। तो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट अगर ऊपर की साइड गई है तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो बिल्कुल स्ट्रेट थी, जहां आप पहले देख रहे थे इनिशियल स्टेज में, और जब आपने ऊपर की साइड देखा तो इनके बीच में ऑब्वियसली एक डिस्टेंस होगा जिसको हम एंगल बोलते हैं। तो एक एंगल फॉर्म होगा। तो जब आप नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हो तो आपकी लाइन ऑफ साइट या हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हो
तो आप उसको हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे, जो कि क्वेश्चंस में भी बोला जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से आप लोअर किसी ग्राउंड से, लोअर प्लेस से अपर साइड में देख रहे हो तो किसी ऑब्जेक्ट को, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल होगा, यहाँ पर नहीं बनेगा वो कहीं भी, दिस वन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो आपकी लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में जो एंगल होगा, दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। ये तो हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद में सपोज करो कि आपने इस पोल के बेस को देखा, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट किधर जाएगी, ऑब्वियसली नीचे की साइड जाएगी। अब तो आप ऊपर नहीं देखोगे, आपको अगर बेस को देखना है तो उस केस में आप अपने फेस को थोड़ा नीचे झुकाओगे, अपनी जो आईज हैं उनको नीचे की साइड में करके देखोगे। सो उस केस में अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, यहाँ पर ध्यान देना, डिप्रेशन के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। कई बार बच्चे यहाँ पर बना देते हैं स्टूडेंट्स कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, नहीं, ट्राइंगल के अंदर बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन माने थोड़ा सा लोअर या फील करते हो आप, वो डिप्रेशन नहीं है ये। डिप्रेशन मीन्स थोड़ा सा नीचे की साइड। सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। फाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल। ये तो हुए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिनका बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में। इन्हीं के बेस पर है सभी क्वेश्चन। फिर दूसरी सिचुएशन एक और आती है, जब आप बिल्डिंग्स वगैरह को, किसी एक बिल्डिंग की छत पे खड़े हो और दूसरी साइड, अपोजिट साइड में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हो, या तो वो एक फ्लाइंग बलून हो सकता है, या फिर एक बिल्डिंग का टॉप और बॉटम हो सकता है, या फिर एक एरोप्लेन हो सकता है, कोई बर्ड हो सकती है, काइट हो सकती है, कुछ भी। तो उस केस में अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ही बनेंगे। सेम थिंग है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस ये एक समझाने के लिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन उस केस में कैसे होंगे। यहाँ पर हम जब देखेंगे इस बिल्डिंग के टॉप को, तो ऑब्वियसली लाइन ऑफ साइट ऊपर की साइड जाएगी, उस बिल्डिंग के टॉप की साइड में जाएगी, तो उस केस में, और एक लाइन ऑफ साइट उसके बॉटम यानी कि उसके बेस को देखेगी। तो उस केस में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। तो आप ही बताओ मेरे को कि यहाँ फिगर को देखकर, ये जो वीडियो है इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा दिख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है, बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है। ओके, वेट, क्या थी, यस, हाँ वो क्यू है, ठीक है, ये जैसे ही लग रहा है। एलिवेशन पी होगा और डिप्रेशन क्यू होगा, यस। देखो, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है उसका कुछ खास काम होता नहीं है, उसको हमें इनिशियली एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना तो जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली हमें काम किस पर करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन पर ही करना है, डिप्रेशन पर काम नहीं करना है। तो ये थे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, इनका ध्यान रखोगे तो फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बिल्डिंग बोला है तो बिल्डिंग नहीं बनानी है, आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। कोई ऑब्जेक्ट बोला है या कोई पर्सन बोला है तो उसको एक पॉइंट कंसीडर करोगे जब तक कि उसकी हाइट नहीं दी जाती है। और मेन थिंग, अगर ये लिखा है कि ये पर्सन है, इनकी हाइट 1.2 मीटर्स है और इन्होंने किसी बिल्डिंग को देखा, तो 1.2 मीटर्स जो आप कंसीडर करोगे वो इनकी आइज तक की वो हाइट को कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि उसमें कभी ज्यादा दिमाग लगाने लग जाओ कि आंखों से लेके उसके सिर तक की हाइट को सब्ट्रैक्ट करे,
उसके बाद में उसको एक लाइन कंसीडर करें, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर उन्होंने पर्सन की हाइट 1.2 दी हुई है तो आप उसके एंड पॉइंट से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन बनाओगे। ये नहीं सोचोगे कि ये 1.2 की है तो 1.2 से यहाँ थोड़ा सा नीचे से हम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनाए, बिकॉज आइस तो थोड़ा नीचे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कंसीडर करना है। तो ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की बात हुई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन करके देखते हैं छोटा सा, मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज बिल्कुल भी। वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए और फिगर सही बननी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए इसमें। कैलकुलेशन बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग कर रहा है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पे विच इज स्लाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Find the height of the pole, ये not POLE and not POEL, if the angle made by the rope with ground level is 30 degree। ठीक है, तो यहाँ पर एलिवेशन और डिप्रेशन का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं करा, बिकॉज यस पूंजी सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए ट्रिगो टेबल की, एटलीस्ट 30, 45 एंड 60, यही तीन मोस्टली आती हैं, तो इनकी तीनों की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो इसकी फिगर बनाते हैं। देखो, एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, जो किससे स्लाइटली स्ट्रेच्ड है, किस पर, वर्टिकल पोल पर, ऑन द ग्राउंड, टू द ग्राउंड। तो वर्टिकल पोल पहले ड्रॉ करना होगा और उस पर ये होगी रोप। ये है हमारा पोल जो कि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर ये जो रोप है वो टाइड है किस पर, पोल के टॉप पर और ग्राउंड पर। और जो ग्राउंड से ये एंगल बना रही है रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मींस ग्राउंड से जो ये एंगल बना रही है दैट इज 30 डिग्री। ये तो रोप हो गई 20 मीटर्स की, ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। तो वी नीड टू फाइंड आउट हाइट ऑफ ए बी। अब इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि क्वेश्चन में कोई ट्राइंगल, कोई रोप वगैरह नहीं दी है कि रोप की नाम क्या है या लेबलिंग क्या है, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किसको कंसीडर कर रहे हो। कंसीडर करा है हमने किसको, इन द गिवन फिगर ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट ऑफ द पोल है विच इज, और ए सी जो है वो रोप है 20 मीटर्स की, लेंथ ऑफ रोप विच इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से ए से कहां तक, ग्राउंड पर, सी पॉइंट पर टाइड है। ये 30 डिग्री का है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ पोल ए बी, हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो आपको बस ये देखना है कि जो साइड आपको गिवन है और जो साइड आपको फाइंड आउट करनी है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मैच करती है। जैसे ये हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज दी है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वाला या ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज वाला, कौन सा रेशियो होता है, ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, करेक्ट, यस, वी कैन यूज साइन। तो साइन लोगे और साइन के साथ में क्या लोगे, 30 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है 30। तो इस बार हम साइन सी नहीं लिखेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे विच इज 30 डिग्री। तो साइन 30 इन ट्रायंगल एबीसी, साइन 30 इक्वल्स टू ए बी ओवर ए सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ कोई जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? करेक्ट सुरभि, यस। सो साइन 30 की वैल्यू, यस क्रिश, 1/2 पुट करी, ए बी के प्लेस पर ए बी हमें फाइंड आउट करना है और ए सी के प्लेस पर ए सी की वैल्यू विच इज 20 गिवन है। यस दीपन ख्याति एंड माधव एंड तनिष्क। सो ये मेंशन करना जरूरी है जो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, बिकॉज साइन 30 की वैल्यू इज 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ए बी की वैल्यू आ गई 10 मीटर्स, दैट मींस कि हाइट ऑफ पोल कितनी है, 10 मीटर्स। बस सिंपल सा क्वेश्चन, यही आपको करना है सभी क्वेश्चंस में
कि जो साइड आपको गिवन है और जो साइड आपको फाइंड आउट करनी है वो देखो कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें फिट बैठ रही है। एंगल ऑफ रेफरेंस आपको दिया ही हुआ है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा। बट फिगर है मेन चीज, फिगर नहीं बना पाए ढंग से तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सी साइड दी हुई है, कौन सी आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्लियर है सबको, समझ आ गया? कोई मुश्किल थी इस क्वेश्चन में? नहीं थी। क्लियर है सबको? बताओ यस और नो। कूल। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ फिर मैं आपको जाने दूंगा, मतलब कहाँ जाने दूंगा। ये ट्री वाला, ये क्वेश्चन 8th क्लास में भी था बट उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम से किया था। एक ट्री स्टॉर्म की वजह से टूट के कहीं किसी पॉइंट से, नॉट टोटली नीचे रूट से, थोड़ा सा मिड कहीं से टूटा हो किसी पॉइंट से, और टूटने के बाद में वो ग्राउंड से इंक्लाइन हो गया, टच कर गया उसका टॉप, एंड कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। फिगर से बताता हूँ। सपोज ये हाइट ऑफ ट्री है पूरी बी से लेकर डी तक, और स्टॉर्म की वजह से वो ए पॉइंट से टूट गया और टूट के नीचे गिरा, जिसमें वो उसका जो टॉप था, ये डी जो था, वो नीचे गिर के सी पॉइंट पर टच हो गया। एस, ये है ब्रेक होने के बाद ये फिगर है, विदाउट ब्रेकिंग ये थी फिगर। तो ऑब्वियसली जब ब्रेक हो गया तो एक ट्रायंगल बना हमारे पास, ट्री है तो ट्री को आप अगेन परपेंडिकुलर ही कंसीडर करोगे। इसमें डिप्रेशन और एलिवेशन नहीं आएगा इसमें, इसीलिए क्योंकि हम किसी चीज को देख नहीं रहे है ना, ना तो हम इस पॉइंट से ट्री के ऊपर देख रहे हैं ना ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो जब हम देखते नहीं है तो वो स्पेसिफाई करेंगे कि कहां पर एंगल बन रहा है। ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, मींस ग्राउंड के साथ में वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये ही होगा। ओके, सो ये भी बोला उन्होंने कि जहां पर ये टच कर रहा है ग्राउंड को, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री वो कितना है? 8 मीटर्स है। यहाँ बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस 8 मीटर्स, और एंगल जो बना रहा है वो है 30 डिग्री का। वी नीड टू फाइंड आउट हाइट ऑफ ट्री। तो इसमें हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? साइड बताओ चलो। विच साइड वी नीड टू, विच साइड पूछा है मैंने अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, विच साइड वी नीड टू फाइंड आउट। जल्दी जल्दी बताओ, कौन सी साइड आप कैलकुलेट करोगे? यस, हाइट ऑफ ट्री पूंजी। यस क्रिश। इनिशियल हाइट। यस पूंजी। ए बी नहीं फाइंड आउट करेंगे, मतलब ए बी भी फाइंड आउट करेंगे, बट हमें ए बी के साथ में ए डी भी चाहिए। हाइट ऑफ ट्री क्या है या क्या थी? ये पूरी थी बी से लेकर डी तक, तो डेट मीन्स हमें ए बी भी फाइंड आउट करना है, और टूटने के बाद में ये ए सी बन गया, जो ए डी था वो ए सी बन गया, तो हमें ए सी भी फाइंड आउट करना है। तो ए सी और ए बी को जब हम ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तब हमें पूरी साइड बी डी मिलेगी जो कि हाइट ऑफ ट्री होगी। ओके, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? ए बी एंड ए सी की वैल्यू जो कंबाइन होके बी डी बनाएंगी हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो हम पहले कोई भी साइड ले लेते हैं। चलो पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी हमें फाइंड आउट करना है और बी सी दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज कर सकते हैं? ए बी फाइंड आउट करना है और बी सी दिया हुआ है, बी सी इज गिवन। करेक्ट, बिल्कुल। यस, tan ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, तो हम tan का यूज करेंगे, ये एक्सप्लेन कर दिया, और tan का यूज करते हैं। नॉट पोल, ये ट्री की हाइट है। एबीसी में
tan 30 होगा क्योंकि 30 डिग्री का एंगल है, और ए बी ओवर बी सी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 पुट करी तो आंसर क्या आएगा बताओ। 8/√3। ठीक है, अभी इसको रैशनलाइज मत करने लग जाना। जब क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है तब ये सारे डेसिमल में कन्वर्ट करना, रैशनलाइज करना, ये सब काम आप बाद में किया करो, सो दैट की आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम फिर से यही ट्रायंगल लेते हैं, बट इस बार हम एसी फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, हमें बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। एडजेसेंट साइड दी है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, तो व्हाट कैन वी यूज, व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? यस, करेक्ट, कॉस। तो कॉस को यूज करते हैं। कॉस 30 इक्वल्स टू, एंगल ऑफ रेफरेंस अभी भी 30 है, BC ओवर AC, BC की वैल्यू 8 एंड AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 16/√3। ये अब BD हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री, तो BD की वैल्यू क्या हो गई, AB प्लस AD, BD प्लस BA प्लस AC, सॉरी। सो सॉल्व किया, इसको रैशनलाइज करा तो आंसर आया 8/√3। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गई, 8/√3। बस ये आंसर है। देखो फिगर सही बनाई तो आपको साइड साफ दिख जाएगा कि कौन सी साइड्स यूज करनी है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि एंगल एक्चुअली में जो टेबल से आप देखोगे, ऑब्वियसली एग्जाम में टेबल अवेलेबल नहीं होगी, आपको याद करनी होगी ये टेबल। तो ध्यान रखना है कि कौन सी टेबल में कौन सी वैल्यू आपकी किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की है। And for God's sake, not try to use Pythagoras theorem in any case. आप ये मत सोचने लग जाना दो साइड तो आ गई, यहाँ पर एक साइड ये आ गई मेरे पास, दूसरी साइड 8 दी हुई है, तो Pythagoras theorem यूज कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ। प्लीज ऐसा मत करना, ट्राई टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओनली। √3 की वैल्यू, हाँ यहाँ पर एक बात ये बता देता हूँ, आपके स्कूल के टीचर बहुत बोलेंगे कि नहीं √3 की वैल्यू आपको पुट करके फाइनल आंसर डेसिमल में निकालना है। नहीं, आपको फाइनल आंसर डेसिमल में बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं है, तब तक जब तक कि क्वेश्चन में या तो स्पेसिफिकली ना बोला हो कि आंसर डेसिमल के 2 प्लेसेस, या तब तक निकालो, कब तक निकालो, या फिर आपको कोई करेंसी में आंसर निकालना है, मीन्स रुपीज में निकालना है आंसर, तो ऑब्वियसली आप रूट में आंसर नहीं छोड़ सकते। उस केस में आप रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप रूट की वैल्यू तब यूज करोगे, √3 की वैल्यू तब सब्स्टिट्यूट करोगे जब क्वेश्चन में दिया होगा। बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं वहां पर जहां भी आपको रूट की वैल्यू यूज करानी होगी, वो रूट की वैल्यू क्वेश्चन के बाद में या फिर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिख देंगे कि यूज पाई इक्वल्स टू इतना, एंड √3 या √2 या √5 इक्वल्स टू इतना। पाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट यूज होती है, तो उसको भी वो मेंशन करेंगे कि कहाँ पर आपको पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, एंड रूट की वैल्यू भी वो मेंशन करके देते हैं कि आपको रूट की वैल्यू कौन सी कहां पर यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप यूज नहीं करोगे। 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे पूंजी √3 की √3 से, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 8 साल क्या हो जाएगा 24। तो √3 टीचर के कुछ भी बोलते रहे, आप अब प्री बोर्ड में तो करके आओगे, बट बोर्ड्स में आपको ये रूट वूट की वैल्यूज तब तक सब्स्टिट्यूट नहीं करनी जब तक क्वेश्चन में ही ना दिया हो। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में या इसके कॉन्सेप्ट में? इजी सा कॉन्सेप्ट था। एलिवेशन डिप्रेशन का भी आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसके क्वेश्चंस मोस्टली एक जैसे से ही होते हैं, बस फिगर ढंग से बननी चाहिए, बाकी तो आप सब कर लोगे। ठीक है, तो आज शाम को मैं एक छोटा सा टेस्ट अपलोड करूंगा क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल्स का, कर लेना उसको। ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट है वो तुम्हारा, खुद ही मार्क्स पता चल जाएंगे उसमें चेक करके अपने आप ही, और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो
खुद पर कहीं से चीटिंग वीटिंग मत करना। यहाँ के ज्यादा मार्क्स आने से कुछ होगा नहीं, अगेन बोल रहा हूँ ना, मैं किसी को अप्रिशिएट करूंगा कि हाँ अच्छे मार्क्स आए। हाउ डू आई नो कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो? पोस्ट कर दूंगा बच्चे, गूगल क्लासरूम पे देखते रहना। आई एम नॉट श्योर किस टाइम पे पोस्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि वो बना गई है तो आपको टाइम की चिंता करने की जरूरत है। वो एक असाइनमेंट टाइप ही समझ लो अपना। ठीक है, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स आप जा सकते हो, कल मिलेंगे। बाय। बाय बच्चे, बाय। नहीं दी पेन की आती है, अभी नहीं हुआ। हाँ कर सकते हो आराम, असाइनमेंट टाइप है, कभी भी कर लेना। रात को 12 बजे करना है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, whenever you want। प्रैक्टिस के लिए। गुड इवनिंग अक्षत। कल साइंस की क्लास से पहले मिल जाएगा दीपन की आती। और कल तुम्हारा साइंस का टेस्ट भी आई थिंक, 10th वाले बच्चे। गुड इवनिंग सलोनी। गुड इवनिंग।